दोस्तों, आज तक आपने हिंदी तो बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन होता क्या है कि आप एग्जाम में बैठते हो और आपको वहाँ क्वेश्चन याद नहीं आते या आपको सोचना पड़ जाता है, तो सोचने में काफ़ी समय लग जाता है। और अधिकतर सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपने पढ़ तो रखे हैं लेकिन नया क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप मेरी सभी क्लासों को अटेंड करते हो, मैं आपको टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, तो आप यकीन मानना एक क्लास लेकर ही आप मेरी कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना। यानी जो मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसे एक या दो क्लासों में कंप्लीट करूंगा। तो आप कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, अगर इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बस आपको थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा दोस्तों, लेकिन आपका एक एक चैप्टर मैं ऐसे कंप्लीट कराऊंगा कि आपको एग्जाम में ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ये प्रश्न तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड करना। बहुत साधारण तरीके से मैं एक एक चीज़ों को पढ़ाऊंगा और आपकी हिंदी को कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा जो है ना, आपको ये समझ लेना है कि मुझे ना तो मास्टर बनना ना मुझे मेंस लिखना है, बस मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम। तो उसमें क्या है, जिस तरह से ये प्रश्न रखा हुआ है ना वीडियो में, उसी तरह से एग्ज़ाम में भी आपको रखा हुआ मिलेगा। बस आपको फोकस है मेन याद करने पर। ये मत समझना कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कैसे पढ़ा रहा हूँ। एक बार आप इसे याद करो, या याद भी ना तो इसे देखो और प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, या कोई पिछला एग्जाम उठाकर देख लेना। आपको ऐसे ही प्रश्न रखे हुए मिलेंगे और आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पहला प्रश्न क्या है कि भाषा किस भाषा का शब्द है। तो भाषा जो होता है ना दोस्तों, ये संस्कृत भाषा का शब्द होता है, और संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा का नाम है। भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो ये बना है भास धातु से। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है, तो आपका आंसर होगा भास धातु। भास धातु का अर्थ क्या होता है। तो भास धातु का अर्थ होता है बोलना या कहना। नेक्स्ट, शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को क्या कहा जाता है। तो शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहा जाता है। आपको याद रखना है, यानी शब्दों के द्वारा कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए, उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा का निर्माण किन से मिलकर होता है। तो भाषा का जो निर्माण होता है ना दोस्तों, वो वाक्यों से मिलकर होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि वाक्य किन से मिलकर बनते हैं। तो वाक्य जो मिलकर बनते हैं वो शब्दों से मिलकर बनते हैं। और मैं संपूर्ण हिंदी के बाद आपको ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल ये पता लग जाएगा कि हाँ, जो मैंने कराए हैं उसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे तो आप इसी बात को मेरी आज ही आजमा लेना, आप कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, आपको प्रश्न इनमें से ही मिलेंगे, इनसे बाहर नहीं मिलेंगे। शब्द किन से मिलकर बनते हैं। तो शब्द जो होते हैं ना दोस्तों, ये मूल ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो भाषा के प्रमुख अंग होते हैं वाक्य, शब्द और मूल ध्वनि। वाक्य, शब्द और मूल ध्वनि भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। नेक्स्ट, किसके अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अपने आप समझ सकता है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों को समझाता है और दूसरों के समझता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं। तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के तीन रूप होते हैं। कौन कौन से। मौखिक भाषा, जो हम जैसे मैं बोल रहा हूं। दूसरी होती है लिखित भाषा, जैसे ये लिखी हुई है। और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। तो ये भाषा कौन कौन सी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का कैसा रूप है। तो ये मौखिक भाषा का रूप होता है। भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, क्या कहलाता है। तो वह रूप कहलाता है लिखित भाषा। यानी जिस मतलब एक व्यक्ति है और कोई दूसरा व्यक्ति उसे लिखकर कोई चीज़ समझा रहा है, तो वो भाषा कहलाएगी लिखित भाषा। जैसे
पत्र, लेख, निबंध, कहानी आदि कोई भी लिखा हुआ पत्र भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे कि लिखित भाषा किसे कहा जाता है। नेक्स्ट, जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चे जब बोलते नहीं हैं या गूंगे बोलते नहीं हैं और वो समझाते हैं इशारों में, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। अब आता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाता ना दोस्तों, तो आंसर तो आपका ध्वनि ही होता। तो आपका समय बचाने के लिए, क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट का समय नहीं बर्बाद करना चाहता जैसे और जगह हो रहा है, बस समय को ध्यान में रखते हुए और जल्दी से जल्दी प्रश्नों को याद कराने या समझाने की वजह से ये मैंने वन लाइनर लिखा है। तो बस आपको कुछ नहीं रखना है ध्यान, बस इसे डायरेक्ट याद करना है और इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और अब आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे मैं आपको बता दूं, व, ए, ये सबसे मतलब ये वर्ण होते हैं, तो ये सबसे छोटी इकाई है भाषा की। इन्हीं को जोड़कर भाषा का निर्माण होगा। नेक्स्ट, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं। तो ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है वर्ण। वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये जो वर्ण है, जैसे ल, तो ये एक चिन्ह है। अब हमने लिख लिया तो ये वर्ण बन गया। तो इन्हें लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है ना, उसे लिपि या लिपि चिन्ह कहा जाता है। ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। और इनका सही क्रम जो होता है ना, सबसे पहले तो दोस्तों ध्वनि आती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, अब मेरा बोलने को किसी ने लिखा तो वो क्या हो गया, वर्ण हो गया। वर्ण जो होता है ना दोस्तों, वो स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। लेकिन अक्षर जो होते हैं तो वो स्वर सहित बनते हैं। समझ गए बात को। तो उसके बाद फिर वर्ण अक्षर के बाद बनेगा हमारा शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य और फिर अन्विति। आपको ध्यान रखना है। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं। तो वो कहलाता है शब्द। जैसे आदमी, विद्यालय, मोहन, तो क्या है, ये वर्ण हमने जोड़े तो इसे जोड़कर विद्यालय बना, ये हमने जोड़ा आदमी बना। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है और सार्थक वर्ण समूह ही शब्द कहलाता है। आपको याद रखना है। और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उस समय शब्द क्या कहलाते हैं, पद। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में शब्द कितने हैं, 4। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, ये 4 शब्द हो गए। लेकिन दोस्तों ये जो आए हैं ना, ये वाक्य में आ गए, तो ये अब्जा यहां पद कहलाएंगे। आपको याद रखना है कि जहां शब्द वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं वहां वह पद कहलाएंगे। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। तो वे वाक्य कहलाते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों को अगर हम जोड़ेंगे ना, वो एक अर्थ देंगे तो वो वाक्य कहलाएंगे। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा, तो ये 2 से अधिक हमने शब्द जोड़े हैं और हमें एक वाक्य मिल गया है कि मोहन कल विद्यालय जाएगा, और सार्थक अर्थ भी मिल रहा है। भाषा की पूर्णतम इकाई किसे कहा जाता है। तो भाषा की पूर्णतम इकाई होती है वाक्य। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, हमें साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वीडियो की नोटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक शब्द कोई सार्थक अर्थ प्रदान नहीं करते तो क्या कहलाते हैं। तो उस समय वे शब्द समूह कहलाएंगे। जैसे जाएगा विद्यालय कल मोहन, तो दोस्तों शब्द तो ये कई सारे जुड़ गए हैं लेकिन कोई अर्थ नहीं दे रहे, तो ये शब्द समूह कहलाएगा, ये वाक्य नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव कब हुआ था। तो हिंदी भाषा का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है। आपको याद रखना है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं जिसमें हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है।
हिंदी किस भाषा का शब्द है? ये जो हिंदी है ना, हिंदी, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा का शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुआ है? तो ये जो हिंदी है ना दोस्तों, ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है सिंधु, इससे बना है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी शब्द जो बना है वो संस्कृत भाषा के शब्द सिंधु से बना है। तो सिंधु किस भाषा का शब्द होता है? तो सिंधु है दोस्तों संस्कृत भाषा का। आपको याद रखना है कि सिंधु संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो ईरानियों ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है? तो वह कौन है जिसके अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है? तो अन्विति के अंतर्गत। कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण और विशेष्य में कौन संबंध बनाता है? तो ये अन्विति बनाता है। हिंदी भाषा का शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये संस्कृत से बना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति मानी जाती है शौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? तो हिंदी की जननी तो अपभ्रंश को कहा जाता है। और हिंदी की आदि जननी ये किसे कहा जाता है? तो आदि जननी कहा जाता है दोस्तों संस्कृत को। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। आर्य भाषा जिसे आदि जननी भी कहा जाता है वो कौन सी भाषा है? तो संस्कृत है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर मौजूद थे? तो अपभ्रंश में जो ना दोस्तों वो 8 स्वर मौजूद थे, ए, आ, ई, उ, ए, ओ। अब उसके बाद क्या होता है, जब आदिकालीन हिंदी आई तो उसमें 2 नए स्वर और जुड़ जाते हैं। कौन कौन से? ए और औ। और ये दोनों स्वर जो होते हैं ये संयुक्त स्वर है, आपको याद रखना है। आदिकाल में अपभ्रंश में 2 नए व्यंजन भी जुड़े हैं। वो नए व्यंजन कौन कौन से हैं? तो वे व्यंजन है दोस्तों डे और ढे। किस भाषा को देव भाषा या देववाणी भी कहा जाता है? तो वह भाषा कौन सी है जिसे देव भाषा या देववाणी कहा जाता है? तो संस्कृत। नेक्स्ट, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब बात आती है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या था? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल था। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि हिंदी का विकास क्रम क्या है? तो हिंदी का विकास क्रम सबसे पहले संस्कृत आई थी, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट, फिर हिंदी। आपको याद रखना है। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का कौन सा रूप आता है? तो अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का अवहट रूप आता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है दोस्तों 1000 ईस्वी से अब तक का काल, यानी ये जो चल रहा है और आगे भी जो चलेगा। कुछ विद्वान अवहट को किस रूप में जानते हैं? तो कुछ विद्वान जो है वो अवहट को अपभ्रंश के रूप में ही जानते हैं। अवहट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कीर्ति लता में। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कीर्ति लता किसकी पुस्तक है? तो ये विद्यापति की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, देसिल बैना सब जन मिट्टा तैसन जंपओ अवहट्टा किसकी पंक्ति है? तो ये विद्यापति की पंक्ति है। और विद्यापति जो थे वो मैथिली भाषा के कवि थे, आपको याद रखना है। भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो इन्होंने उपदेश दिया था पाली भाषा में। पाली भाषा को पुरानी प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? तो आकृति और रूप के आधार पर जो हिंदी है वो कैसी भाषा है? वियोगात्मक, विशिष्ट या श्रेष्ठ भाषा है, आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ दोस्तों ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको सभी को याद कर लेना है और प्रैक्टिस सेट उठाना, आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या पढ़ा।
अगला क्वेश्चन, जैन धर्म से संबंधित भाषा कौन सी है जिसमें महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था? तो ये भाषा है प्राकृत भाषा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो हिंदी का स्थान है तीसरा। आकृति या रूप के आधार पर संस्कृत कैसी भाषा है? तो ये संयोगात्मक भाषा है। बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वो अपभ्रंश होता है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, आकृति या रूप के आधार पर अंग्रेजी कैसी भाषा है? तो अंग्रेजी जो है ना दोस्तों, ये वियोगात्मक भाषा है, आपको याद रखना है। विश्व में बोली जाने वाली भाषा में प्रथम स्थान पर कौन सी भाषा आती है? तो वो आती है अंग्रेजी। बौद्ध साहित्य से जुड़ी भाषा है पाली। राजभाषा का सामान्य अर्थ क्या है? तो राजभाषा का सामान्य अर्थ होता है राजकाज की भाषा। संविधान द्वारा भारत की राजभाषा किसे घोषित किया गया? तो हिंदी को संविधान द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। आपको याद रखना है, राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया गया, डायरेक्ट आपको यही ध्यान रखना है कि राजभाषा। राज्य या प्रशासन की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य या प्रशासन की भाषा राजभाषा कहलाती है, आपको याद रखना है। हिंदी को संविधान सभा के द्वारा कब राजभाषा घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। कौन सी भाषा जनता और सरकार के मध्य सेतु का काम करती है? तो जनता और सरकार के मध्य सेतु का काम करती है राजभाषा। भारत में पृथ्वीवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। किस भाषा के माध्यम से सभी प्रशासनिक कार्य संपादित किए जाते हैं? तो राजभाषा के माध्यम से। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये राजभाषा के अंतर्गत आती है। यानी एक प्रश्न आपसे एग्जाम में जितने भी प्रकार से पूछा जा सकता है, मैंने उतने ही प्रकार से रखा है ताकि आप डायरेक्ट आंसर लगा सको। विश्व में बोली जाने वाली भाषा में दूसरे स्थान पर आती है मंदारिन भाषा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि जो है ना, वो ये ब्राह्मी लिपि का ही एक रूप है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत की सबसे प्राचीन भाषा लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि से ही अनेक भारतीय लिपियों का विकास हुआ है। भारत सरकार के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब प्रदान हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने हिंदी भाषा एवं बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। इससे आगे भी हम नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ेंगे। उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट क्लास को भी अटेंड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।